हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग किस चीज़ का एनालिसिस करेंगे कि क्या आज मार्केट एक्सपेंसिव है या चीप है। बिकॉज दिस इज़ अ क्वेश्चन जो काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स के माइंड पे है कि क्या हमें और मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आज मार्केट्स में हमें लार्ज कैप्स को देखना चाहिए, मिड कैप्स को देखना चाहिए या स्मॉल कैप्स को देखना चाहिए, एंड क्या मार्केट के अंदर साइंस ऑफ यूफोरिया या नहीं है। तो इस वीडियो को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम इंडिया की इकोनॉमी की हेल्थ देखेंगे एंड जो इंडियन कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट की हेल्थ है उसका एक बार डिस्कशन करेंगे कि वहाँ की साइकिल में आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बिकॉज देखिए, इकोनॉमिक साइकिल्स होती है विद ईच एंड एवरी स्टॉक मार्केट और विद ईच एंड एवरी कंट्री। तो हम आज इकोनॉमिक साइकिल में कहाँ स्टैंड करते हैं, दैट इज व्हाट वील डिस्कस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो टुडे। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में व्हाट वील डिस्कस इज दैट कि सेक्टर वाइज डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में क्या चल रहा है एंड डिफरेंट सेक्टर्स के रिजल्ट्स कैसे थे, एंड साथ साथ सेक्टर्स की वैल्यूएशंस में क्या चल रहा है। तो हम निफ्टी फार्मा की बात करेंगे, हम लोग निफ्टी मीडिया की बात करेंगे, हम लोग निफ्टी आईटी की बात करेंगे, निफ्टी बैंक की बात करेंगे, एंड डिफरेंट सेक्टर्स में इस टाइम पे क्या चीज़ चल रही है, रिजल्ट से क्या ट्रेंड स्टैंड आउट करा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट विल डू। थर्ड पार्ट ऑफ दिस एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम ब्रॉड मार्केट की वैल्यूएशंस देखेंगे कि ब्रॉड मार्केट की वैल्यूएशंस क्या है एंड हिस्टोरिकल पीक से हम कितना दूर है। ब्रॉडली अगर आज कॉर्पोरेट इंडिया को देखते हैं तो मार्जिन्स कितना पीक से दूर है, एंड साथ साथ क्या इस टाइम पे इंडियन कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट पे हो रहा है। सो दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द एनालिसिस। फोर्थ पार्ट ऑफ द एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, दैट विल गो टुवर्ड्स द टेक्निकल्स ऑफ ऑल द सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स जो लिस्टेड है कि डिफरेंट सेक्टर्स के टेक्निकल्स में इस टाइम पे क्या चल रहा है, एंड साथ साथ हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे कि सेक्टर वाइज कंपनीज की जो वैल्यूएशंस है कहाँ पे अभी भी फेवरेबल है और कहाँ पे बहुत आउट ऑफ फेवर हो गई है। And in final part of this analysis, what we'll do is that we'll try to look for themes which are doing well और जहाँ पे earnings के अभी भी surprises आ रहे हैं। एंड हम लोग साथ साथ इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें कैसे पता लगे कि आज हम किस पार्ट ऑफ द साइकिल में आगे खड़े हुए हैं। बिकॉज सी, मार्केट्स हैव साइकिल्स, मार्केट्स ऑलवेज मूव इन साइकिल्स। जैसे O3 टू O8 देखेंगे तो दैट वाज अ साइकिल। देन उसके बाद अगर आप देखते हैं 2017 टू 2019 तो इट वाज अ बैड साइकिल। पोस्ट 2020 एक बुल मार्केट की साइकिल आई। तो आज हम बुल मार्केट की साइकिल में कहाँ पे है, दैट इज व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट। विद दिस आई स्टार्ट द एनालिसिस एंड फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है एंड इन इस टाइम पे इंडिया की कॉर्पोरेट बैलेंस शीट पे क्या हो रहा है। पहले तो हम लोग आके देखते हैं कि इंडिया की जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है या इंडिया की जो वैल्यूएशन है वो कहाँ जा रही है, एंड इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज कि मार्केट्स एंड सेक्टर्स मूव्स इन साइकिल, कि हर चीज एक साइकिल के अंदर मूव करती है। तो यहाँ पे आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, दिस वाज पब्लिश्ड इन रिसर्च नोट बाय फिडेलिटी, कि मार्केट्स में जो साइकिल्स होती हैं वो बहुत सारी तरीके की होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो आजकल आप सुन रहे होंगे कि जितने भी बैंक्स और एनबीएफसीज हैं दे आर टॉकिंग अबाउट रीबाउंड इन एनपीएस, की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ने वाले हैं। तो इकोनॉमी में जब अर्ली रीबाउंड होता है तो फाइनेंशियल्स काफी अच्छा करते हैं, मिड पीक और लेट मॉडरेट्स में ओके ओके रहते हैं, ड्यूरिंग द रिसेशन टाइम फाइनेंशियल्स में कॉन्ट्रैक्शन आती है। तो अभी जनरली मेरा ये मानना है कि इंडिया के कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, तो दिस विल बी अ प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक साइकिल, but financials will go through a headwinds because of higher NPAs in the near term. बट कुछ कुछ फाइनेंशियल्स विल स्टिल डू वेल, जैसे कॉर्पोरेट बैंक एनबीएफसीज होगी, चाहे वो आपके लाइक दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। जैसे अगर हम चोलामंडलम का जस्ट एग्जांपल लेते हैं तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, सो या श्रीराम फाइनेंस का एग्जांपल लेते हैं। सो दीज आर कॉर्पोरेट ग्रुप बैक्ड एनबीएफसीज हु हैव गुड कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड दे कैन लेंड एट अ हाई यील्ड आल्सो। बट कुछ कुछ जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग में वहां पे अभी रिसेशनरी विंड्स आ चुकी है। फिर हम रियल एस्टेट सेक्टर को देखते हैं, तो रियल एस्टेट में जब इकोनॉमी अर्ली रिबाउंड करती है तो रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करता है। फिर मिड पीक के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर भी थोड़ा सा पीक आउट कर जाता है। फिर उसके बाद लेट मॉडरेट्स में रियल एस्टेट साइकिल अच्छा करता है। मेरे हिसाब से अगर आज हम रियल एस्टेट की साइकिल देखें तो हम अर्ली रिबाउंड से भी निकल के कहीं पे मिड पीक में आ गए हैं, एंड दिस विल इवेंचुअली गो टू लेट मॉडरेट्स, माने हमारे पास एक और फेवरेबल रियल एस्टेट साइकिल हो सकता है एक दो क्वार्टर की कंसोलिडेशन के बाद वापस स्टार्ट हो जाए। So this festive season will be really important for the real estate sector to track.
देन हम बात करते हैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर की, जो करंटली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर अभी अर्ली रिबाउंड के थ्रू कुछ कुछ सेक्टर्स जा रहे हैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, एंड काफ़ी सारी बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो फूड डिलीवरी बिजनेस हो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अंदर, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे, एयर कंडीशनर्स पे काफ़ी स्पेंड हुआ हो ड्रिवन बाय नेसेसिटी। सो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर इज डूइंग वेल, राइट। सो अभी भी रिबाउंड स्टेज के अंदर है। IT sector currently is in the doldrums because it will move along with the interest rates in US. तो जो US के अंदर interest rates होते हैं वो IT sector पे भी impact होता है because it is linked to the world economy. Industrial sector की भी इस बार ये एक long dated cycle है। देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि मैं हर एक सेक्टर की आपको साइकिल क्यों बता रहा हूँ, रीजन बीइंग ताकि आपको पता रहे कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं साइकिल में। तो इंडस्ट्रियल साइकिल में भी क्या हो रहा है कि अभी भी ऑर्डर बुक कंपनीज की बढ़ रही है, एंड जो B2G स्पेंड है, जैसे जो बिजनेस टू गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की अभी Q1 के अंदर ऑर्डरिंग काफी स्लो हुई थी, जो Q2 Q3 Q4 में काफी तेजी से बढ़ सकती है। वो हम बाद में जो भी हम सबसे अच्छी कंपनीज के रिजल्ट्स ट्रैक करेंगे तब हम जाके वो भी देखेंगे कि कैसे हम रिजल्ट्स के अंदर भी देख सकते हैं कि ऑर्डर बुक्स तो बढ़ रही है बट वो रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। फिर हम बात करते हैं मेटल सेक्टर की। तो मेटल सेक्टर अभी क्लियरली एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। डाउन ट्रेंड की तरफ क्या कि बेसिकली इस टाइम पे चाइना में रिसेशनरी वाइब्स है। तो चाइना बिकॉज इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मेटल्स इन द वर्ल्ड, तो जिस कंज्यूमर में अगर रिसेशनरी वाइब्स होंगी तो वहां पे प्राइस भी कोलैप्स हो सकता है। देन कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करते हैं, FMCG बिजनेसेस की, जैसे आपके बिस्किट वाले हो गए, डाबर हो गया, या ये सारी कंपनीज हो गई। तो दीज आर कंपनीज विच इज सॉर्ट ऑफ इज कंसिडर्ड टू बी अ डिफेंसिव सेक्टर. So some of them, they might be into a late stage moderate cycle right now because their margins will improve going forward. एंड अगर रूरल डिमांड रिवाइव करती है तो ये सेक्टर अच्छा कर सकता है, बट यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है. एनर्जी सेक्टर ऑल्सो आई थिंक विल बी इन अ प्रोलॉन्ग्ड मल्टी-ईयर विल बी इन अ प्रोलॉन्ग्ड मल्टी-ईयर केपेक्स साइकिल, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन से सेक्टर्स को मैं देखना चाहिए. हेल्थ केयर के अंदर अभी फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज डूइंग रियली वेल. हमने वीडियो भी बनाई थी अपने चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं, राइट. एंड हेल्थ केयर में हॉस्पिटल सेक्टर, आई जस्ट थिंक कि कंसोलिडेशन पीरियड इज गेटिंग ओवर. Some of the hospitals are again getting back into the screens. तो हेल्थ केयर में फार्मा सेक्टर इज डूइंग रियली वेल राइट नाउ. सम ऑफ द हॉस्पिटल सेक्टर स्टॉक्स आर आल्सो कमिंग बैक इनटू द स्क्रीन्स. टेलीकॉम सेक्टर करंटली इज डूइंग वेल. तो टेलीकॉम सेक्टर में जो ARPUs है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, अभी बढ़ रहे हैं. तो लाइक्स ऑफ भारती एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इनके इक्विपमेंट सप्लायर हो गए. सो दैट इकोसिस्टम इज बजिंग राइट नाउ. यूटिलिटीज आर डूइंग ऑल्सो वेल बिकॉज इंडिया में पावर डेफिसिट की लोगों को डर लग रहा है कि पावर डेफिसिट ना हो जाए. So utilities are doing a lot of capex. So currently utilities in India generally are doing well and their balance sheets are also getting cleaned up. So this is how generally the different sectors in India look like, and you can check this out from the presentation also. Then हम बात करते हैं कि क्यों इस बारी इंडिया की जो बुल रन है इतनी prolonged है. देखिए हमेशा finance is about getting to the why. So we have to get to the why. So one of the biggest reasons is, so this is we took from Nuvama research, is that just look at this. किसी को 2001 से लेके 2008 तक की अगर बुल रन याद होगी, तो ये जो पूरी बुल रन थी, यहाँ पे जो मैसिव बुल रन हुई थी, उसका एक ही रीजन था. वन ऑफ द रीजंस वाज कि बैंक्स हैड अ क्लीन बैलेंस शीट. माने नॉन परफॉर्मिंग एसेट खत्म हो चुके थे, तो बैंक्स वर फंडिंग फ्रेश प्रोजेक्ट्स व्हिच वर डूइंग रियली वेल, राइट. तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जब भी बैलेंस शीट्स का क्लीन अप हो जाए, मतलब देखिए आज क्या है कि वी आर इन अ गोल्डी लॉक्स टाइप इन लाइक इकोनॉमी एनवायरनमेंट. गोल्डी लॉक्स क्या होता है कि आपकी ग्रोथ भी अच्छी जा रही है, इन्फ्लेशन भी अभी कंट्रोल के अंदर है, एंड आपके बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी अभी घट चुके हैं. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट इस टाइम पे गिर रहे हैं, राइट. वी आर इन अ सिमिलर फेज ऑफ दिस. एंड 2001 to 8 के बीच में, माइंड यू 2005 में एक बहुत सीवियर करेक्शन आई थी. सीवियर करेक्शन क्यों आई थी? अगेन वहां पे भी वैल्यूएशंस थोड़ा सा फंडामेंटल से अहेड चली गई थी. तो अ सिवियर करेक्शन कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन इंडियन मार्केट्स, बट वी आर इन अ मल्टी ईयर बुल रन, दैट इज फॉर श्योर. सेक्टर्स भी रोटेट होंगे, सिवियर करेक्शंस भी आएंगी, बट आपको किस चीज पे दिमाग लगाना है कि जब तक बैंक्स की बैलेंस शीट क्लीन है तब तक प्रॉब्लम होना इकोनॉमी में मुश्किल है. जब बैंक्स गड़बड़ करने लग जाएंगे तो समझिए इकोनॉमी में गड़बड़ हो सकती है. वाई सो? बिकॉज बैंक्स आर लेवरेज्ड एंटिटीज. तो बैंक्स अगर कोई गड़बड़ करते हैं तो इट टेक्स मल्टीपल ईयर्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. जस्ट लुक एट दिस थिंग, राइट, कि आफ्टर बॉटमिंग आउट NPA साइकिल, इवन द गुड साइकिल लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट अ पीरियड ऑफ 2.5 to 3 years फ्रॉम देयर ऑल्सो. तो इंडिया में भी अभी जस्ट बॉटम आउट हुई है, इससे लोअर NPA नहीं जा सकते अब, राइट. एंड उसके बाद जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो जस्ट लुक एट द NPAs, द राइज इन NPAs. 2009 से लेके 2016 तक वी वर गोइंग थ्रू पीरियड ऑफ राइजिंग NPAs.
तो 8 साल कॉर्पोरेट इंडिया के खराब हो गए थे. सो दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक साइकिल्स, राइट. तो भी इंडिया की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है. दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड बाय द फैक्ट कि फ्री कैश फ्लो टू सेल्स ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट इट हैज एवर बीन राइट नाउ, राइट. तो फ्री कैश फ्लो टू सेल्स माने जब आप सेल करते हैं तो कितना फ्री कैश फ्लो कमा रहे हैं, मतलब वर्किंग कैपिटल में पैसा नहीं फंस रहा. सो एंड केपेक्स के बावजूद भी देखें तो करंटली इंडिया के अंदर दिस इज द बेस्ट एवर इट हैज एवर बीन. बट माई ओनली वार्निंग टू ऑल ऑफ यू इज दैट जस्ट रियलाइज कि O1 to O8 की भी जो बुल रन आई थी, तो O5 वॉज अ ईयर वेयर देयर वाज अ वेरी सीवियर करेक्शन. तो नियर टर्म में एक्सेसेस को टेक आउट करने के लिए corrections happen because as and when indisciplined investors come into the market, valuations go berserk. Then people start booking profits. Then एक बंदा profit book करता है तो दूसरा करता है, दूसरा करता है तो तीसरा करता है. So it moves like a theory of reflexivity. So this is why you have to stay careful. मतलब I'm not saying कि don't enjoy the bull run, but at the same time be a bit careful. मतलब be level headed. See Howard Marks ने हमें क्या सिखाया कि भैया आपको ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना, आपको पेसिमिस्टिक नहीं होना, आपको बनना है स्केप्टिक. कि जब हर कोई पेसिमिस्टिक है तो आप कहिए कि भैया हर कोई क्यों पेसिमिस्टिक है, अभी तो सबको हो सकता है चीज अच्छी हो जाए. अब जब हर कोई ऑप्टिमिस्टिक है तब आपको क्या करना है कि यार ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हो गए लोग. दिस इज व्हाई स्केप्टिसिज्म इज रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड ट्रेड टू बी अ ग्रेट इन्वेस्टर, राइट. नॉट जस्ट ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म. ऑप्टिमिस्टिक you have to be on country's growth, but on valuation aspect you have to be a bit skeptic. Then let's look at there is a structural change which is happening. This is one of the reasons why Indian economy, Indian markets are doing well. कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है टू वर्ल्ड मार्केट कैप फर्स्ट टाइम 4.4% गया है, एंड दिस इज अ ब्रेकआउट. कहते हैं ना कि एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हुआ है. अगर आप चेक करेंगे तो 2.7% एवरेज से एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हुआ है. व्हाई हैज दिस हैपेंड? अगेन बिकॉज ऑफ रिफॉर्म्स, अगेन बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया डीलेवरेजिंग इटसेल्फ, एंड अगेन बिकॉज ऑफ काफी लोग ये चीज नहीं समझते. देखिए ग्रो करना इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी. सी ग्रोथ इज ऑल्सो द आइडियोलॉजी ऑफ अ कैंसर सेल. यू हैव टू थिंक अबाउट, राइट. तो चाइना में कितनी ग्रोथ हुई, बट चाइना का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स जाके कभी खोल लीजिए, 10-15 साल में आपको पता लगेगा पैसा ही नहीं बना. ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चाइना में कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी इज 8 to 9%. देयर अर्निंग बिलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल. लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, बिकॉज सी चाइना के अंदर भी शॉर्ट टर्म अपस्विंग आ सकता है 60-70% का, बट इन द वेरी लॉन्ग टर्म स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस डोमिनेट इन चाइना, जहाँ पे प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव है. तो इस वजह से आपका ROE या ROC नहीं बनता उस कंट्री के अंदर. This is why you see the long-term equity returns are also stagnant. India and US are the only two countries where ROE and ROC of companies, they are purely in a competitive environment. तो इंडिया में अभी कॉर्पोरेट्स का ROE on an average is 14 to 15%. सिमिलरली यूएस के अंदर भी ROE करंटली पीक्ड आउट. तो यूएस के अंदर हमें लगता है कि स्मॉल कैप कंपनीज बहुत अच्छा कर सकती हैं, राइट. हमें लगता है अभी यूएस में बिग टेक हैज पीक्ड आउट, पर स्मॉल कैप कंपनीज में यूएस में बहुत पैसा बन सकता है यहाँ से. तो वी आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टॉक्स. इफ आई गेट अ लॉट ऑफ हेल येसेस इन द कमेंट्स, देन वील थिंक अबाउट डूइंग समथिंग, राइट. बट करंटली इंडिया हैज हैड अ ब्रेकआउट मूवमेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया में जो मंथली SIP फ्लोज है, अभी 23,200 करोड़ का मंथली SIP स्टार्ट हो गया, एंड नेट DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का काफी इनफ्लो आ रहा है इस टाइम पे. Whereas foreign institutional investors have also started buying a bit, but FII flows have stood at 9.5 billion between 2022 to 2024, whereas domestic institutional investor inflows have been 91.6 billion. What does this mean? कि भैया इंडिया का US में जो 1980s और 90s में हुआ था, सेम आज इंडिया में हो रहा है. We are becoming a more financialized economy. We are financializing as an economy. Like your savings are getting financialized. हमारे YouTube चैनल पे अभी 4 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं. आई कुडंट हैव इमेजिन्ड कि जब मैंने स्टार्ट करा था फंडामेंटल एनालिसिस का चैनल, क्या 4 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो सकते हैं हम लोगों के. जस्ट शोज दैट द ऑडियंस इज बिकमिंग इंटरेस्टेड. पीपल आर टेकिंग कमांड ऑफ देयर ओन मनी. दिस ट्रेंड इज नॉट गोइंग टू स्टॉप सून. देयर विल बी शैलो साइकिल्स. शैलो साइकिल्स क्या आएंगी कि हो सकता है कि लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर ले, थोड़ा सा मंथली SIP गिर जाए, बट अगेन योर मंथली SIP numbers in my opinion will just keep going up over 5-10 years. Right, so equity participation has to increase in this country, but we have to be cognizant of valuations and कहाँ पे हम pockets ढूंढ सकते हैं, वो हम पूरा डिस्कशन करेंगे इसके अंदर. तो जनरली अगर हम देखते हैं तो टोटल निफ्टी का जो अर्निंग्स है, अगर हम एक्स ऑफ फाइनेंशियल्स देखेंगे तो एक्स ऑफ फाइनेंशियल्स निफ्टी का 11% के आसपास का अर्निंग्स है, राइट. तो अपार्ट फ्रॉम दैट अभी 11% की ग्रोथ है एक्स ऑफ फाइनेंशियल्स निफ्टी के अंदर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज
is that ki earnings growth is always between 12 to 13% at the moment. Dividend आता है 1.5% का, तो 14-15% is the long term returns of Nifty if you look at total return index. पर हालांकि ये रिटर्न 11-12% भी रह जाती है काफी बार, या 10-11% भी रहती है. जो भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो 10-11% लेके आपको बनाना चाहिए. But I'm showing you these earnings growth because Nifty has given a return of 27-28% almost in last 1 year. तो Nifty has re-rated, माने Nifty starting valuation से re-rate हुआ है. That is something that we must realize. And also India as a country has outperformed US, the world, emerging markets and China when it comes to like the comparison in MSCI index. So India has outperformed because India is up by 38% and it is outperforming China by almost 43% right now and emerging markets by nearly 13%. But this outperformance is coming at a small cost. So this we have taken from DSP, Nextra. They write wonderful PDFs, right, on different things. So out of 12-20 companies listed in BSE All Market Cap Index, more than half of these companies are trading at 40 times earnings or more, including those generating losses. Basically, अगर हम 12-20 companies देखते हैं, BSE के अंदर जो top 12-20 companies listed है, तो almost 50% of the universe is trading at what valuations? More than 40 plus P. I don't want to say this, but there could be a broad correction which can correct these excesses and it can be good for the market. You won't realize it, but it will be good for the market because it will ensure that we have even a longer bull run because economy के fundamentals intact है. But yes, starting valuation in a lot of pockets are much higher than what they used to be. And also to realize is that a lot of these companies have order books. तो जहाँ पे ऑर्डर बुक होएगा तो वहाँ पे तो मार्केट कैप अपन ऑर्डर बुक देखेंगे लोग, तो वहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यूएशंस हाई ऑलरेडी लगेंगी. बट इस मार्केट में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने के लिए मिल भी सकती है. देन अगर हम मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखते हैं इंडिया की, तो आज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो इंडिया में ऑलमोस्ट 132% पे है. दिस इज प्राइस अपॉन सेल्स, इसको कई लोग वॉरेन बफेट इंडिकेटर भी कहते हैं. एंड लाइक सो लोएस्ट कब थी, दिस इज अ फनी पार्ट, लोएस्ट वाज इन FY20 व्हेन कोविड आया था एंड ड्यूरिंग द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस. माने इंडिया का जो पूरा मार्केट कैप है अपॉन इंडिया की जो टोटल सेल्स है, जो हम जीडीपी कहते हैं, तो इंडिया का पूरा प्राइस अपॉन सेल्स है 0.557 टाइम्स, जो आज है 1.32 टाइम्स, राइट. So basically, we have crossed the peak. See, because we have a fundamental breakout, because economy is in a Goldilocks situation. Also, this has been the longest bull run where the Nifty hasn't touched the previous 200 daily exponential moving average. This is the longest ever bull run. And this also signifies structurally things are changing in the Indian economy. Right? So this is a positive sign also, a negative sign also, because future expected returns anyways start going down. But again, equity as an asset class just shows you the power. If you get one cycle right, then you can make life-changing money. वापस हम देखते हैं, अब हम टुवर्ड्स क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आएंगे कंपनीज के, और हम थोड़े कंसर्निंग ट्रेंड्स भी देखेंगे, थोड़ा वैल्यूएशंस भी देखेंगे. पर क्वार्टरली रिजल्ट्स का एक बहुत डेडिकेटेड स्लाइड्स है हमारे पास, पूरे सेक्टर्स का हमने रिजल्ट्स का एनालिसिस करें. तो वैसे जनरली अगर हम Q1 के रिजल्ट्स देखते हैं, तो दिस इज एज पर वन ऑफ द ब्रोकर्स एम्बिट. तो ऑलमोस्ट जो निफ्टी की ग्रोथ है इस बारी, राइट, अगर हम फाइनेंशियल्स को एक्सक्लूड करें तो द ग्रोथ हैज कम डाउन टू लाइक हॉल्ट ऑफ 4.6%. एंड जो ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशियो है, अगर हम निफ्टी में से फाइनेंशियल्स और BFSI को रिमूव करें तो 28 टाइम्स की पी रेशियो भी चल रही है. एंड अगर हम BFSI सेक्टर की देखते हैं तो 17 टाइम्स चल रही है, राइट. एंड टोटल निफ्टी की अभी पी रेशियो 23 टाइम्स के आसपास चल रही है, राइट. सो देखिए, मेरा ये मानना है कि हमेशा कंपनीज या जो निफ्टी इंडेक्स की जो पी रेशियो है 18 to 20 इज बिलो एवरेज, एंड इट्स अ पॉइंट वेयर अ लॉट ऑफ गुड मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन अ लंप सम फॉर्मेट. 20 to 22 टाइम्स इज एवरेज, जहां पे आपका निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ जितना पैसा बनना चाहिए एंड डिविडेंड रिटर्न जितना. 22 to 24 टाइम्स इज अबव एवरेज. तो आज हम अबव एवरेज वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं. दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट रियलाइज. 24 to 26 times is expensive. 26 to 28 times is supremely expensive. तो आज हम above average valuations पे चल रहे हैं. So you have to adjust your return expectations accordingly. See, starting valuations eventually decide your returns. So today valuations are above average. So your returns should also be below average. अगर average returns are 12-13% on earnings front and 1% on dividends front, 13-14% का average return है. So your returns could be below average from here in the long term, but doesn't mean that we stop our SIP. Maybe we stop putting lump sum money, or maybe if we are doing individual investing, we have to find a lot of pockets where
these thing you can compete away because अब उन सेक्टर्स में जा रहे हैं जहाँ पे नियर टर्म कैटलिस्ट भी और वैल्यूएशंस भी चीप है. बट अगर अब मार्केट में 10-15% की करेक्शन आती है तब पी रेशियो हो सकता है बहुत जूसी लगने लग जाए. तो हम एसओआईसी के ट्विटर हैंडल पे हमेशा ट्वीट भी करते हैं जब फॉरवर्ड पे पी रेशियो 18-19 टाइम्स की आ जाती है. तो लास्ट टाइम इट हैपेंड, वी आल्सो ट्वीटेड, यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर एज वेल. एक और कंसर्निंग ट्रेंड क्या है कि स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर प्रमोटर्स ने मैक्सिमम डाइल्यूशन करा है. राइट, सो मैक्सिमम डाइल्यूशन करा है ऑलमोस्ट आफ्टर नियरली 2 decades. एट यू सी कि लास्ट इतना मेजर डाइल्यूशन यहाँ पे हुआ था. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज कि उसके 3 साल के भी रिटर्न्स काफी अच्छे बने थे. बट जो 3 साल के रिटर्न्स 5 to 8 में अच्छे बने थे तो एकदम लार्ज कैप की तरफ मार्केट शिफ्ट हो गई थी एक टाइम पे. बट यार इट इज इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज इज दैट कि इक्विटी डाइल्यूशन बढ़ रहा है. तो इट इज ऑल्सो अ साइन कि हो सकता है नियर टर्म पीक एक लग भी सकता है बिकॉज सप्लाई ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग. देन लेट्स लुक एट सम ऑफ द सेक्टर्स व्हिच हैव बीन डूइंग वेल. तो अगर हम देखते हैं सो फार दिस ईयर तो निफ्टी इंडेक्स का रिटर्न है 15% 2024 के अंदर. FMCG का रिटर्न है 9.9%, बैंक्स का है 6.3%. So banks have horribly underperformed. Why so? Because of margin pressures. FMCG has sort of done okay, but valuations are very high in FMCG. Best performing sector is energy, right? Then autos have done well, industrials have done well, pharma has done well, utilities has done well, real estate has done well, metals have done well, IT has done well. बट अ लॉट ऑफ दीज सेक्टर्स, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग. जैसे मेटल सेक्टर के अंदर चाइना में स्लो डाउन हो रहा है तो कमोडिटी प्राइसेस आर गोइंग डाउन. सो मेटल सेक्टर इज गोइंग थ्रू अ ट्रबल. IT सेक्टर इज लिंक्ड टू द वर्ल्ड मार्केट, सो अगेन इंटरेस्ट रेट्स विल डिफाइन. Then autos, again there's a piling up of inventory that is happening, but autos में two-wheeler autos are doing very well. जैसे financials में भी हम देखेंगे तो financial services are doing well. जैसे रिसेंटली हमने देखा तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर स्टार्ट डूइंग वेल सेक्टर वाइज. देन वेल्थ मैनेजर्स आर डूइंग वेरी वेल, ब्रोकर्स आर डूइंग वेल, बट अगेन वेरी सिक्लिकल, यू हैव टू टाइम योर एंट्रीज एंड एग्जिट्स. एक्सचेंजेस आर डूइंग वेरी वेल. तो फाइनेंशियल सर्विसेज आर डूइंग वेल, जैसे डिपॉजिटरीज आर डूइंग वेल. Utilities are also doing well right now. Utilities are also not very expensive at the moment, 16-17 times earnings पे. And energy sector में still some of the businesses are at 15, 20, 25 times earnings. Pharma has been one of the dark horses and one of the sectors which has really outperformed. Industrials में like थोड़ा सा valuations महंगा हो गया sectors का, but कुछ opportunities अभी भी growth at reasonable prices में मिल जाती हैं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, right? तो ब्रॉडली आज निफ्टी 50 का वैल्यूएशन कहाँ पे, तो आज हम 23.39 टाइम्स अर्निंग्स पे हैं, विच इज अबव एवरेज. एंड आई वोंट बी सरप्राइज इफ देयर इज अ टाइम करेक्शन इन निफ्टी 50 और वी गो थ्रू अ ड्रॉडाउन इन द नियर टर्म. एंड अगर ड्रॉडाउन या टाइम करेक्शन नहीं होता एंड जस्ट कीप्स री रेटिंग टू 26, 27, 28 टाइम्स अर्निंग्स, देन हो सकता है वी माइट इवन स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स अ बबल इकोनॉमी, मतलब बेसिकली बबल मार्केट, जहाँ पे हो सकता है मार्केट के अंदर काफी बड़ा बबल बन जाए. तो मार्केट में हम कहाँ जाएंगे यहाँ से, दैट इज ए की क्वेश्चन. बट आज हम कहाँ खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग एट एन अबव एवरेज वैल्यूएशंस. दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट रियलाइज कि आज की जो वैल्यूएशंस है दोज आर अबव एवरेज. इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट सेक्टर्स की जाके हम लोग रिजल्ट्स देखेंगे कि कहाँ पे बेस्ट रिजल्ट्स है. एंड व्हाट वील डू इज दैट हम मेजर इंडिसेस का मेजर टेक्निकल्स करेंगे एंड साथ साथ हम एक मार्केट ब्रेथ एनालिसिस करेंगे. उसके बाद हम जाके कुछ स्टॉक स्क्रीन करेंगे स्टॉक स्कैन्स के ऊपर. And then finally, we'll conclude with do's and don'ts in the current market environment. Now, just before going forward, as a part of becoming a complete investor, what you must learn is that कि आपके पास एक independent exit framework होना चाहिए. Exit framework के साथ साथ आपके पास एक exact entry framework भी होना चाहिए. एंट्री फ्रेमवर्क और एग्जिट फ्रेमवर्क के साथ साथ आपको एक स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया आना चाहिए स्टॉक्स का. स्क्रीनिंग के क्राइटेरिया के साथ ये सारी चीजें करने से पहले आपके पास एक बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग इन प्लेस होनी चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स वी टीच इन वन एसओआईसी मेंबरशिप, जहाँ पे हम एवरी संडे वेबिनार्स करते हैं एंड लाइव क्लासेस भी कराते हैं. एंड ऑल दीज लाइव क्लासेस जो पास्ट में भी हुई थी आर पार्ट ऑफ वन एसओआईसी मेंबरशिप. तो नेक्स्ट संडे को भी हम लोग क्या लाइव वेबिनार करा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेसेस इन डिफरेंट वैल्यू चेन्स. जैसे अगर एक इंडस्ट्री की वैल्यू चेन है, चाहे हम फार्मा का एग्जांपल है, तो फार्मा की वैल्यू चेन में कौन कौन से मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं, तो उनको कैसे ढूंढ सकते हैं. साथ साथ अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल वैल्यू चेन है, तो उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं. So we will be covering close to 35 to 40 such value chains, and this is a webinar that is again a part of SOIC membership because all our webinars are included in the SOIC membership. If you want to register for the SOIC membership, the link is in the description below and you can use the coupon code SOIC bonus 10. With this, let's proceed with the video. तो हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स में ब्रेकआउट अर्निंग्स थी एंड कौन से सेक्टर्स वीक थे अर्निंग्स में, एंड हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज द ट्रेंड अक्रॉस गवर्नमेंट केपेक्स राइट नाउ. तो अगर हम देखते हैं
तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ब्रेकआउट अर्निंग्स थी। वाई सो? बिकॉज एयर कंडीशनर्स का सीजन काफी अच्छा था, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की सेल काफी अच्छी थी। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स लाइक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ईपैक ड्यूरेबल्स एंड others also like Dixon and stuff also did really well. But this is one of the sectors which grew the fastest, linked to the contract manufacturers also did well. Whirlpool also types did well. Voltas type के business इसने अच्छा करा, Blue Star ने भी अच्छा करा, because इस बारी seasonality बहुत ज्यादा major element था। Then healthcare sector did well this time, right? So pharmaceutical companies have done well. So this is why pharma sector is on fire at the moment if you look at it. Then infrastructure sector का adjusted PAT growth almost 50% odd के आसपास था, right? So infrastructure sector has done well. Not doing well, energy sector ने अच्छा नहीं करा इस quarter में because of oil prices also impacting. Refinery also comes under energy sector also, I think. Then apart from this, अगर हम banks देखते हैं तो banks की 18% के आसपास growth थी, right? So banks have done reasonably well. Auto ancillaries were standout performers, 26% PAT growth. Even auto anks did 32% PAT growth, sorry, 26% PAT growth. Capital goods did 32% PAT growth. These were the sectors where the earnings growth were really, really solid. Then अगर हम देखते हैं कहाँ पे वीक थी, केमिकल्स में वीक थी अर्निंग्स, एग्रोकेमिकल्स में बहुत वीक थी, बिल्डिंग मटेरियल में वीक थी, और एनर्जी सेक्टर में वीक थी। सो दीज वर द वीक सेक्टर्स इन दिस क्वार्टरली अर्निंग्स, राइट? एक और क्या ट्रेंड था इस क्वार्टरली अर्निंग्स के इस बारी की गवर्नमेंट का जो केपेक्स है वो भी स्लो डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ इलेक्शन लेड स्लो डाउन, and there were heat waves as well. So capex incurred in Q1 last year was 29%, this year is 16%. So you can expect a spillover of orders to Q2, Q3, Q4, right? तो Q2, Q3, Q4 में मिला के almost 84% of capex होना चाहिए. So you should keep a watch out for some of the cap good companies where valuations look reasonable, right? तो वहां पे you should keep a watch out, क्योंकि वहां पे हो सकता है abnormal ordering हो, because government capex का पूरा spill over है, and government capex in totality has also increased in size, right? So that is something that we have to look out for. Then apart from this, I think ये तो हमने डिस्कस करा कि हम डिफरेंट सेक्टर्स की साइकिल्स में कहाँ पे हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर, तो वो भी हम देखेंगे. एंड बॉटम्स अप कौन से सेक्टर्स में कितनी स्ट्रांग ग्रोथ आ रही है. जैसे अगर हम हाउसिंग सेक्टर देखते हैं तो अभी रियल एस्टेट सेक्टर एक रिकवरी के बाद एक मिड फेज में चल रहा है अभी, राइट? तो 2022 2023 के बाद अगर हम देखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर को, तो 1996 से लेके 1996 से लेके 1998 तक सेक्टर साइकिल वाज गुड, देन साइकिल बॉटम. फिर 2004 टू 8 एक काफी अच्छी सेक्टर की साइकिल थी. देन अगेन अपार्ट फ्रॉम दैट 2014 से 16 में काफी बड़ी बस साइकिल थी. तो अगर आप देखते हैं तो 2004 से लेके 2013 तक ये साइकिल लास्ट करी थी. सिमिलरली 2017 से 19 में वॉल्यूम डिक्लाइन था काफी. तो अगर आप देखते हैं 2016 से लेके 2021 तक एक ड्रॉ डाउन साइकिल थी 5 इयर्स की, बट नाउ जस्ट इट हैज स्टार्टेड रिकवरिंग. तो लास्ट टाइम जब साइकिल बॉटम होके रिकवर हुई थी तो it lasted anywhere for at least a decade types, right? So currently it has just 1 to 2 years of good cycle. So will be interesting to see कि how real estate does, because building material की भी performance वहां से आएगी. पावर सेक्टर में एक मल्टी ईयर केपेक्स साइकिल हम लोग देख रहे हैं. तो पावर सेक्टर में 20% केगर ग्रोथ हो सकती है पावर केपेक्स में. एंड थर्मल पावर प्लांट लोड फैक्टर्स आर ऑल्सो रनिंग क्लोज टू द पीरियड वेयर बेसिकली कितना आपका पावर प्लांट लोड फैक्टर है डिसाइड कि कितनी आप पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो व्हेन इट रन्स बियॉन्ड 75% इट ट्रिगर्स अ फ्रेश केपेक्स साइकिल, राइट? तो आप देखेंगे लास्ट पावर की केपेक्स साइकिल O3 से FY 2010 तक थी. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पहला साल है जब वो 72% गई है. आई थिंक इफ दिस लास्ट फॉर 3-4 years दिल बी a huge पावर केपेक्स साइकिल, राइट? तो ट्रांसमिशन हो गया, एसेट्स हो गया आपके. अब हमारी ग्रीन एनर्जी वाली वीडियो देख सकते हैं SYC के चैनल पे, राइट? ट्रांसमिशन एसेट्स हो गए, दे शुड डू रियली वेल. सम ऑफ द जेनकोस शुड डू रियली वेल. पावर सेक्टर के इनविट्स भी अवेलेबल है 12-13% डिविडेंड यील्ड पे, विच आर लिटरली मोनोपोली टाइप एसेट्स. Then apart from this, what else should do well? I think power sector में solar panel companies can do well if there's anti-dumping duties for next 18 months, क्योंकि मेरे को लग रहा है उस सेक्टर में ओवर सप्लाई हो जाएगी after 1.5 year. But that is also one of the sectors that is doing well. Then apart from this, coming to just some of the sectoral themes and just looking at some of the quarterly results. तो हर एक सेक्टर के हमने आपके लिए स्टैंड आउट क्वार्टरली रिजल्ट्स बनाए हैं. आप इस शीट को यूज कर सकते हैं. इस शीट मैंने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो में डालिए ताकि आप इसको इंडिपेंडेंटली यूज कर पाए, राइट? तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो जैसे अगर हम डिफेंस सेक्टर देखते हैं
तो डिफेंस सेक्टर में स्टैंड आउट अर्निंग्स किसकी थी, जैसे रॉसेल इंडिया की यहाँ पे अभी स्टैंड आउट अर्निंग्स दिख रही है पैट में। देन सिक्का इंटरप्लांट सिस्टम की थी, बट पी मल्टीपल्स ऑफ द एंटायर सेक्टर लुक्स रियली हाई इफ यू जस्ट लुक एट दिस, राइट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की स्टैंड आउट अर्निंग्स थी, आई थिंक इसमें एक वन ऑफ इनकम भी थी, बट यहाँ पे पी मल्टीपल फिर भी थोड़ा नॉर्मल है। बट दिस इज द एंटायर डिफेंस सेक्टर, बट ऑन एन एवरेज आई थिंक इस सेक्टर का जो मल्टीपल है दैट इज मच अबव व्हाट अ नॉर्मल बिजनेस ट्रेड्स एट। तो डिफेंस सेक्टर का आप देख के खुद देख सकते हैं। एग्रोकेमिकल में वेरी फ्यू कंपनीज हैव शोन ब्लो आउट अर्निंग्स, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज डिड नॉट सो वेल। हिरानबा वाज अ कंपनी जहाँ पे फर्स्ट टाइम टर्न अराउंड आया इस बारी अर्निंग्स के अंदर, राइट। तो काफी टाइम बाद अर्निंग्स के अंदर टर्न अराउंड आया। सिमिलरली इंसेक्टिसाइड्स इंडिया में टर्न अराउंड आया, आपका शारदा क्रॉप केम में भी टर्न अराउंड आया और भारत रसायन में भी टर्न अराउंड आया। तो दीज आर सम ऑफ द टर्न अराउंड कंपनीज इन एग्रोकेमिकल्स ऑन रिजल्ट्स दिस टाइम। देन लेट्स गो टू अदर सेक्टर्स। तो यहाँ पे हम और सेक्टर्स में चलते हैं, अल्कोहल में चलते हैं। तो अल्कोहल में तिलक नगर इंडस्ट्रीज के अच्छे नंबर्स आए थे, अभी 37 टाइम्स की पी रेशियो पे। एक बार हम लोग तिलक नगर इंडस्ट्री का एक जस्ट टू टेक अ ब्रीफ लुक एट द चार्ट, Tilak Nagar Industries just over here. Yeah, so currently I think just a very high volume breakout happened, right? So I think it might have happened post results, but results में हमें देखने की कोई other income तो नहीं थी। वैसे तो 3% सेल्स ग्रोथ थी, बट मेजोरिटी ऑफ इट इज लेड बाय मार्जिन इंप्रूवमेंट। सो मार्जिन इंप्रूवमेंट के चक्कर में द रिजल्ट्स लुक रियली गुड, राइट। Then Allied Blenders, which is a recently listed IPO, did well, but the multiples are very high over here. So you can use this sheet to look at companies where multiples are low and the growth is really high. तो यहाँ पे हम चेक करते हैं ऑटो के अंदर काफी सारी कंपनीज हैं जहाँ पे अच्छी ग्रोथ आई है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ऑटो के अंदर, जस्ट ओवर हियर राणे मद्रास की अच्छी रिजल्ट्स आए हैं। तो यहाँ पे राणे मद्रास और राणे होल्डिंग्स एक कंपनी है। तो राणे होल्डिंग्स अभी 17-18 की पी पे है यहाँ पे, पर जो ZF करके एक कंपनी है विच इज एन MNC, दे हैव डन अ टाई अप विद देम। तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर है राणे होल्डिंग्स के साथ यहाँ पे, विच इज प्योरली ओन्ड बाय लाइक 51% ओन्ड बाय ZF। आई थिंक देयर इज अ चेंज इन होल्डिंग स्ट्रक्चर, तो ZF हैज बिकम द मेजर होल्डर, and this again seems to be heading towards multi-year breakout, but the results of Rane Madras were good because this is a holding company, so that is also doing well. तो Rane Holdings may reflect करता है, but Rane Holdings I think I am just trying to screen businesses for you from here. Then results of your apart from this LG Balakrishna के decent results थे। तो it's a monopoly business in chains of two wheelers, अगर two wheeler sector अच्छा करता है this company can do well। ASK Automotive के standout results थे, 63% पैट ग्रोथ थी ASK Automotive की। Then apart from this I think HBL Power जो again ये engineering company है, not really a auto ancillary, but they also reported very good set of results। and Motherson Sumi के भी results काफी अच्छे थे। So these are some of the auto companies which stood out in this result season. Auto OEM में probably the best one which has been doing in terms of volumes has been Mahindra and Mahindra, but sale results में नहीं दिख रहा, but like their volumes have been growing very well because of new launches, right? So you can just check this independently too. Banks के अंदर the best results were from Suryoday Bank, one of the banks जिसके results अच्छे थे। फिनो पेमेंट बैंक के results काफी अच्छे थे, बट फिनो पेमेंट बैंक पे आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई UPI पे या फिर अगर कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे 2000 रुपए के ऊपर कोई अगर GST का कोई नॉर्म आ रहा है, so that will negatively impact the earnings of Fino Payments Bank. So you have to check that. Another bank which had very decent results was Federal Bank, right? So 16-17% PAT growth थी Federal Bank की इस बारी। So the results were very decent. PSUs में IDBI Bank के numbers ठीक लग रहे हैं यहाँ पे, but you have to dig deeper. UCO Bank के number ठीक थे, but PSU banks have lost steam to all together. यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि PSU index जो है banks का इस time पे it's losing steam. Why so? I'll just showcase this to you. Just Nifty Bank PSU index. So this is one of the indicators that we use, that we teach in the course as well. So just showing that drawdown is starting in the PSU banks, right? So again might change as well, but एक बारी हम 30 EMA देखते हैं, 30 EMA पे कहाँ चल रहा है। Just over here folks, I'll just make this a bit bolder. Yeah, so just over here. तो 30 weekly EMA के below चला गया PSU bank index, first time after March 2023, right? So if it goes sustainably below this, then it could be a bit challenging. तो मतलब near term का डाउन ट्रेंड दिख रहा है PSU बैंक्स में, राइट? तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी एक बारी। Then capital goods में stand out earnings of which companies were there? A lot of companies actually.
सो दिस इज अ सेक्टर दैट यू कैन स्टडी इंडिपेंडेंटली कि किन किन कंपनीज में स्टैंड आउट अर्निंग्स थी. तो आई जस्ट पोस्ट दिस शीट फॉर यू. जैसे यहाँ पे वेबसॉल में सोलर पैनल सोलर लाइक सेल्स का बिजनेस स्टार्ट हुआ अभी रिसेंटली, राइट. तो मल्टीपल्स लुक हाई बट द अर्निंग्स ग्रोथ आर आल्सो रियली हाई. द न्यू बिजनेस गेटिंग एस्टैब्लिश्ड. देन यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो कंपनी में like some of the other businesses which reported very good results just over here. I think Kirloskar Pneumatic had very good numbers this quarter. Shakti Pumps had blowout earnings this quarter, right? So ये हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस करा था शक्ति पंप्स. किर्लोस्कर ब्रदर्स की भी जो सॉरी नहीं, किर्लोस्कर ब्रदर में तो 7% के आसपास ही ग्रोथ थी सिर्फ, राइट. जो किर्लोस्कर ऑयल इंजन में ऑलमोस्ट 25% पैट ग्रोथ थी इस बारी. जुपिटर वैगन्स में डिसेंट ग्रोथ थी बट रेलवे एज अ थीम सीम्स टू बी शोइंग साइंस ऑफ पीकिंग आउट. वी हैव टू स्टडी दैट. एंड कमिंस इंडिया में भी काफी अच्छी पैट ग्रोथ है इस बारी. केबल सेक्टर के अंदर हम देखेंगे तो पैरामाउंट कम्युनिकेशन एंड डायमंड पावर इंफ्रा विच इज टर्न अराउंड कंपनी. फिनोलेक्स केबल एंड केई डिड वेरी गुड ग्रोथ. पॉलीकैप की सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी थी इस क्वार्टर के अंदर, तो यू कैन चेक दैट इंडिपेंडेंटली. एक्चुअली वी हैव ऑल द सेक्टर्स हियर फॉर यू बट मैं एक बार मेजर सेक्टर्स देख लेता हूँ. फार्मा में देखते हैं. फार्मा में बजाज हेल्थ केयर के डिसेंट नंबर्स थे. देन अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक फार्मा में लिंकन फार्मा के काफी अच्छे नंबर्स थे. तो लिंकन फार्मा इज अनदर स्टॉक जहाँ पे इनसाइडर बाइंग बहुत चल रही थी लिंकन फार्मा में. एंड रिसेंटली स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट भी आया एंड वैल्यूएशंस आर स्टिल एट 15 टाइम्स अर्निंग्स. तो दिस इज अगेन यू कैन स्टडी इंडिपेंडेंटली. एंड यहाँ पे फर्स्ट एवर कॉन कॉल भी हुई थी इनकी रिसेंटली, इफ यू जस्ट चेक दिस. सो दे ऑल्सो डिड देयर फर्स्ट एवर कॉन कॉल, राइट. सो लिंकन फार्मा यू कैन जस्ट स्टडी इंडिपेंडेंटली. देन अपार्ट फ्रॉम दिस इनोवा कैप्टलैब में भी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं बिकॉज इट्स अ जेनेरिक सीएमओ. तो ये फॉर्मुलेशंस के लिए सीडीएमओ करता है. So these are some of the pharma companies which stood out. Newland, so anyways, we've discussed on this channel 4 years back also. So anyways, you can watch that analysis again. Natco Pharma के numbers अच्छे आ रहे हैं because of one of molecule that is I'm just forgetting the name right now. So I think जो Bristol में Squibb के साथ deal करी हुई है. So Revlimid, yeah, the Revlimid, right? So apart from this, even Glenmark Pharma had a turnaround quarter, right? So entire turnaround has happened in Glenmark Pharma this quarter. Then Mankind Pharma had decent numbers because of consolidation, and also your Sun Pharma had decent numbers. Right, so this is with pharma sector. Hotels and QSR में देखेंगे. So Sammy Hotels had a complete turnaround quarter this time. Juniper Hotels का भी turnaround quarter था. बाकी जनरली वीक क्वार्टर था होटल्स एंड क्यूएसआर कंपनीज के लिए वाला, राइट. टेलीकॉम कंपनीज में भी डिसेंट ग्रोथ थी काफी सारी कंपनीज की, आप चेक कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली. टेक्सटाइल में भी डिसेंट ग्रोथ थी, कुछ कुछ कंपनीज ने अच्छा करा जिनमें टर्न अराउंड आया. तो आई पोस्टेड दिस शीट इन द कमेंट्स फॉर यू, यू कैन वॉच दिस. केमिकल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज थी जिन्होंने नेगेटिवली सरप्राइज करा सेक्टर के अंदर. So chemical as a sector is still going through a earnings downgrade phase. Then let's look at a simple market temperature check. This I've posted in the description box for you as well. तो यहाँ पे हम देखते हैं तो नियर टर्म में नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैव गॉन टू एवरेज अगेन. तो नियर टर्म में लग रहा है मार्केट इज लूजिंग मोमेंटम, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्टॉक्स अबव 50 सिंपल मूविंग एवरेज आर स्टिल 52%, राइट. तो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे मार्केट्स आर स्टिल डूइंग वेल. And apart from this, which sectors have been doing well or bad? So oil sector has again, but commodity prices are crashing, so this could get impacted. Pharmaceutical sector is one of the strongest sectors right now, 30 weekly EMA के above है. Financial services are also really strong, right? Weakest sector में banks है, QSR है, aerospace है, defense है, right? Industrials are very weak. मतलब industrials में some of the large cap industrials have been showing some signs of weakness. देन अगर हम 50 EMA देखते हैं तो अभी भी ऑलमोस्ट 200 EMA देखते हैं, 80% ऑफ स्टॉक्स आर स्टिल अबव 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन निफ्टी 500. रिसेंटली थोड़ा सा ओवरसोल्ड बढ़ना वापस चालू हुआ है बट अभी भी इतना कुछ अलार्मिंग नहीं है. बट नियर टर्म करेक्शन कैन नॉट बी रूल्ड आउट, राइट, बिकॉज धीरे धीरे करके आपके जो नियर टर्म वाले डेटा पॉइंट्स है दे आर टर्निंग अराउंड. So you can get access to this sheet. It is there in the description for you. This is one of our gift of hitting 400k subscribers. We just need your love and support constantly. Do make sure that you're smashing the subscribe button on the channel as well so that we can keep doing these informative videos for you. Finally, we come to our tool stock scans जो हमने खुद से बनाए हैं. So this is a purely a tool to scan for stocks. No nothing else. सिर्फ ready-made scans which I personally use. कि ready-made scans है इसके अंदर. तो fundamentals में I like to use this driving deleverage. तो ड्राइविंग डी लेवरेज में जैसे आप एक देखते हैं कंपनी आती है बाय द नेम ऑफ फीएम इंडस्ट्रीज, राइट.
तो यहाँ पे मैं एक और फिल्टर भी लगा देता हूँ यहाँ पे. Let me add a filter. Price to earnings of these companies should be, let's say, below 25 times. And then let me just apply. तो जिन कंपनीज में कर्जा घट रहा है वही कंपनीज यहाँ पे आएंगी. तो यहाँ पे देखते हैं वो कंपनीज आ रही हैं जो बिलो 25 टाइम्स की पी रेशियो पे है. एंड जहाँ पे बेसिकली आपका कंपनीज में द डेट इज फॉलिंग, इंटरेस्ट रेट्स आर फॉलिंग, इंटरेस्ट कॉस्ट इज फॉलिंग एंड द पी मल्टीपल्स आर बिलो 25 टाइम्स. जैसे फीएम इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. तो फीएम अगेन एक टू व्हीलर ऑटो बैंक है. इट्स 24 टाइम्स पी रेशियो राइट नाउ. एंड फीएम के अंदर अभी क्या चल रहा है, तो फीएम में भी जस्ट रिसेंटली फ्रेश ब्रेकआउट आया है, राइट. एंड फीएम की जो ग्रोथ रेट्स हैं लास्ट 2 क्वार्टर से एक्सेलरेट कर रही है, राइट. सो दैट इज अगेन अ गुड साइन. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द बिजनेसेस वी फिल्टर्ड लाइव, राइट. तो ये स्टॉक स्कैन्स में से आप बिजनेसेस बहुत सारे फिल्टर कर सकते हैं. काफी आपके यूजफुल चीज हो सकती है जस्ट टू फिल्टर स्टॉक्स. देन अगर हम और भी यहाँ पे देखते हैं तो मार्जिन किन कंपनीज के इंप्रूव हो रहे हैं वो भी आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा. तो यहाँ पे भी आप और फिल्टर क्या लगा सकते हैं कि कंपनीज की जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है that should be below 25 times, right. So this is something that you can also do again. तो यहाँ पे you will find companies जहाँ margins improvement हो रही है, P less than 25 times है. This is one of the tools that you can use. Then my favorite one is volume scans, कि कहाँ पे volume rocket हो रही है. तो ये पता लगता है कि यहाँ पे इन कंपनीज में बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है. यहाँ पे मैं I'll just use this scan, right. तो from market cap weighted अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वो कंपनीज आएंगी जहाँ पे वॉल्यूम्स आर अब नॉर्मली हाई बिकॉज सम टाइप ऑफ स्मार्ट मनी इज एंटरिंग और फंड बाइंग इज हैपनिंग. तो यहाँ पे जैसे एक स्मॉल एग्जांपल हम लोग कुछ कंपनीज का ले सकते हैं. जैसे मेडी असिस्ट में देखते हैं तो वॉल्यूम्स आर रियली हाई ओवर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स. व्हाई सो? बिकॉज दे हैव अक्वायर्ड वन ऑफ द टीपीएस. तो आप देखेंगे वॉल्यूम्स काफी हाई हैं, तो आपके लिए यहाँ पे स्कैन हो जाएगा, राइट. देन सिमिलरली सीसीएल प्रोडक्ट्स के अंदर देखते हैं तो सीसीएल प्रोडक्ट्स में भी रिसेंटली the volumes are really high, right. So freshly the company has broken out and also they have guided for 20-25% volume growth, right. So again जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं तो यूटीआई एएमसी में देखते हैं. तो इट इज ऑल्सो एन एएमसी विच इज अवेलेबल एट आई थिंक 18-19 times P ratio and it has also just broken out its fresh high, right. So again this is just an example of how you can use volume scans to filter out on companies independently. जैसे जुबिलेंट इंग्रेविया भी बहुत टाइम बाद आया है यहाँ पे, राइट. सो दिस इज जस्ट अ टूल दैट यू कैन यूज. यहाँ पे आई थिंक एक और कंपनी आ रही है बाय द नेम ऑफ नेस्को. तो नेस्को में तो इट्स काइंड ऑफ क्रेजी, राइट. इट्स गॉन टू 1,000 रुपीज, राइट. सो अगेन रिसेंटली हाई वॉल्यूम्स, राइट. सो इट विल गेट कैप्चर्ड इन दिस. देन अर्ली स्टेज 2 कहाँ पे हो रहा है, जिन स्टॉक्स में ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आप ये वीकली ट्रेंड ट्विस्ट में वो चेक कर सकते हैं स्टॉक स्कैन्स में. तो जिन जिन स्टॉक्स में अर्ली स्टेज 2 आ रहा है वो यहाँ पे आपके पकड़े जाएंगे. तो इंडिया जैसे लाइक जस्ट ओवर लॉट ऑफ बिजनेसेस आर कमिंग ओवर. जैसे मेट प्लस का एग्जांपल लेते हैं तो मेट प्लस में रिसेंटली वेरी हाई वॉल्यूम बाइंग अलोंग विद चेंज इन ट्रेंड. तो विल हैव टू सी कि वेदर इट इज सस्टेनेबल और नॉट. ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए ट्रेंड की तो आपको मंथली ट्रेंड ट्विस्ट है उस पर जाके देखना पड़ेगा. तो मंथली ट्रेंड ट्विस्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगी आपको ट्रेंड की. तो यहाँ पे अगर किसी कंपनी में मंथली ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आपको यहाँ पे स्क्रीन में वो चीज मिल जाएगी. बट दिस इज जस्ट विद स्टॉक्स, अपॉर्चुनिटीज, सेक्टर्स, थीम्स दैट वी आर लुकिंग एट. So themes which are looking strong, pharma is looking strong. Some of the hotel companies might do well from Q2, Q3 onwards again. Power sector generally looks very strong right now. There could be a contra play in some of the FMCG companies. Financial services is a very strong sector right now. And apart from this, some of the pipe companies can go through again a turnaround and they might do even better going forward. तो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स. अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जहां पे हम लोग डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे कि इस मार्केट साइकिल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो अब हम डूज एंड डोंट्स की तरफ चलते हैं. एंड डूज एंड डोंट्स में भी वील एक्चुअली फोकस अपॉन अ लॉट ऑफ डेटा विच विल मेक यू रियलाइज कि क्या क्या गलतियां बुल मार्केट्स में होती है. तो एक्चुअली बिफोर गोइंग टू डूज एंड डोंट्स आई विल जस्ट गिव यू सम ऑफ द केस स्टडीज. So again, this is again a do's and don'ts for someone who's investing from a 3 to 5 year perspective, not for someone who's investing for a 6 to 12 month perspective. Is that in every cycle, small and mid cap lose all the alpha over large caps and then build back the gains in the next cycle. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जो आपके स्मॉल कैप्स हैं, मिड कैप्स हैं और लार्ज कैप्स हैं, राइट. तो बिटवीन 03 टू 08 साइकिल में मिड कैप्स के गेन थे 62% केगर था, स्मॉल कैप का गेन था 74% सीएजीआर एंड लार्ज कैप्स के जो गेन थे दैट वाज 49% सीएजीआर, राइट. तो बेसिकली लार्ज कैप्स वर अंडर परफॉर्मिंग मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स. बट देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड,
कि इवेंचुअली मार्केट करेक्शन हुई, देन व्हाट हैपेंड इज दैट इट अगेन बिकेम इक्वल एंड इवेंचुअली फिर क्या हुआ? देखिए, सबसे बेस्ट टाइम कब होता है स्मॉल कैप्स और मिड कैप में इन्वेस्ट करने का? जब एक्चुअली में लार्ज कैप्स के जो रिटर्न है वो आपके मिड कैप से या तो ऊपर निकल जाए, या तो आपके जो लार्ज कैप के रिटर्न्स है वो इक्वल हो जाए स्मॉल कैप या मिड कैप जितने। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो लार्ज कैप्स का जो CAGR था 21% हुआ, मिड कैप का 20% हुआ, स्मॉल कैप्स का 24% हुआ। बट द प्रॉब्लम इज दैट की जो स्मॉल एंड मिड कैप्स है इनमें फॉल बहुत ड्रेस्टिक होता है। अगर आप चेक करेंगे कि कोई एसेट 62% का CAGR दे रहा है, फिर ऑल ऑफ अ सडन इट इज गिविंग अ CAGR ऑफ 20%, तो देयर वुड हैव बीन अ सीवियर ड्रॉ डाउन, राइट? देन अगेन अगर यहां से देखेंगे तो लार्ज कैप का CAGR 26%, मिड कैप का 31, स्मॉल कैप्स का 37। देन अगेन सेम प्रॉब्लम अराइज्ड कि जैसी फॉल आया तो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर बहुत ब्रूटल फॉल आता है, तो अगेन CAGR इक्वलाइज्ड। एंड अगेन बिटवीन ऑफ लाइक 2014 टू 2018 साइकिल लार्ज कैप्स का CAGR वाज लेसर। देन कोविड आया तो कोविड में CAGR इक्वल हो गया। नाउ अगेन राइट नाउ मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स का CAGR इज मच हायर वर्सेस लार्ज कैप्स। बट अगेन आई थिंक दिस टाइम वी कैन हैव अ प्रोलॉन्ग बुल मार्केट। बट आइडिया टू अंडरस्टैंड यही है कि देखिए कभी कभी अगर आपको कोई चीज बहुत obnoxious वैल्यूएशन पे लग रही है स्मॉल और मिड कैप में, तो अवॉइड करना इज नॉट अ कैपिटल पनिशमेंट। अवॉइड करना कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं है? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि आजकल, जैसे मैं एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी में 160 की PE पे इन्वेस्ट करना है अभी, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और उसका क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट है, मैं बोलता हूँ कि भाई 160 की PE में क्या करेगा? कहते तेरे को नहीं पता भाई, 100% ग्रोथ आने वाली है 2 साल के लिए। तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, तेरे को सही लग रहा है। बट द प्रॉब्लम अराइजेस इज दैट कि एक क्वार्टर की भी अर्निंग्स वीकन होती है या फिर 1-2 साल की भी ग्रोथ वीक लगती है, तो क्या होता है मार्केट्स में? एग्जांपल देता हूँ, जैसे इन्फोसिस का P 206 टाइम्स था फाइनेंशियल ईयर 2000 में, राइट? बट फाइनेंशियल ईयर 2001 में कितना था? 44 टाइम्स। तो P डीरेटेड बाय ऑलमोस्ट यू कैन से 60-65%। But now let's look at the earnings growth. तो इफ माय फ्रेंड इज वाचिंग दिस, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि इन्फोसिस की अर्निंग्स कितने पे ग्रो करी? 115% और 117% पे 2000 और 2001 में। बट इन्फोसिस का मल्टीपल कहाँ से कहाँ गया? 200 टाइम्स P रेशियो से कितना आ गया? ऑलमोस्ट 44 टाइम्स। फिर इन्फोसिस की ग्रोथ स्लो डाउन हुई, बट माइंड यू इन्फोसिस वाज स्टिल ग्रोइंग एट द CAGR ऑफ 35-40% बिटवीन 2002 टू 2007। तो कई लोग कहते हैं देख यार ग्रोथ तो आ गई ना इस फेज में भी, कि स्टिल हैज ग्रोन। बट लेट्स लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग वैल्यूएशंस। अगर किसी ने इन्फोसिस में ईयर 2000 में इन्वेस्ट करा था, तो उनका कितना CAGR बनता हुआ था नेक्स्ट 5 years? -5%। वाई सो? बिकॉज ऑफ वेरी हाई स्टार्टिंग वैल्यूएशंस। किसी ने इन्फोसिस में 2001 में इन्वेस्ट करा था, तो कितने CAGR बनता? 12% के आसपास। किसी ने इन्फोसिस में 2002 में इन्वेस्ट करा था, जब इन्फोसिस का मल्टीपल फेल टू 30 टाइम्स और एग्जैक्टली पेग रेशियो 1 हो गया था, तो इन्फोसिस में कितने का CAGR बनता? 18 टाइम्स। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि आज की हॉट थीम कल की ठंडी थीम हो सकती है, और आज की ठंडी थीम कल की हॉट थीम हो सकती है, राइट? गर्म चाय हमेशा गर्म नहीं रहने वाली, गर्म चाय ठंडी हो जाती है। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि P रेशियो हमेशा एलिवेटेड नहीं रहती, P रेशियो ठंडी हो सकती है, बिकॉज गर्म चाय सेंटिमेंट्स पे चल रही है। अगर यहाँ पे लाके मैं गर्म चाय रख दूं एंड यहाँ पे 5 लोग आके बोले कि भाई ये तो 2 घंटे बाद भी गर्म ही है चाय, मजा आ गया, देन एक बंदा आके उसको सिप तो करेगा, कहेगा नहीं यार ये तो ठंडी हो गई। एक बंदा दूसरे को बताएगा, दूसरा कहेगा हाँ ठंडी हो गई, तीसरा चौथे को बताएगा, दिल से इट हैज बिकम कोल्ड। एंड व्हाट विल हैपन? पीपल विल स्टार्ट सेइंग दैट द टी हैज गॉन कोल्ड। Similar thing happens with P ratio. When you pay an absurd multiple, you get absurd outcomes, either on the downside, and you're exposing yourself to the kindness of just business doing well. There is no kindness of markets, because markets में क्या है कि P ratio का elevated है, तो business doing well की क्या kindness है कि आपको earnings growth पे बहुत solid bet होनी चाहिए, वरना डी रेटिंग हो सकती है। तब डूज एंड डोंट्स में अगर हम और चीजें देखें, तो डोंट्स में मेरे दिमाग में तो एक बहुत क्लियर चीज है कि आपको इस टाइम पे न्यू फंड ऑफरिंग्स या सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसा क्यों है? एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये एक डिफेंस फंड आया, नाउ दैट डिफेंस फंड इज डाउन बाय 16% एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 5th of July। तो अभी तक डिफेंस इंडेक्स फंड 16% डाउन है, मतलब ये जो इनका डिफेंस फंड आया। और प्रॉब्लम क्या है सारे सेक्टोरल फंड्स में? दिस डेटा वी हैव टेकन फ्रॉम फंड्स इंडिया, कि अगर आप 10 years के लिए सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट होते हैं,
then there's a high degree of probability that you'll underperform Nifty 500. अगर आप 3 years के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, there's a high degree of probability you will underperform. 5 year के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं सेक्टोरल फंड्स में, there's again a good probability that you'll underperform, right? तो आइडिया क्या है कि आपको टेक्निकल्स देखना, सेक्टर्स देखना, वैल्यूएशंस देखना, सब कुछ ही साथ जानना है. बट टिपिकली एनएफओस कब आते हैं? मैं एक म्यूचुअल फंड की कॉन कॉल सुन रहा था और मैं हंस रहा था. वो म्यूचुअल फंड मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं एनएफओस में, क्योंकि वो किस में एनएफओस लॉन्च कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग एनएफओ आ रहे हैं. और उसमें होल्ड क्या कर रहे हैं? सीमेंस होल्ड कर रहे हैं 110 की पी पे, सीजी पावर होल्ड कर रहे हैं 90 की पी पे, राइट? दिस इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट हैज हिटाची एनर्जी होल्ड कर रहे हैं 130 की पी पे. देन मैं देखता हूँ एनर्जी थीमेटिक फंड आया है, राइट? तो वहां पे भी क्या है कि स्टार्टिंग 5 कंपनीज हैव अ वैल्यूएशन ऑफ 60-70 टाइम्स अर्निंग्स. देन मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि देन देयर इज अनदर थीमेटिक फंड विच आर कमिंग इन डिफेंस सेक्टर. 8 stocks are like 60% of the entire fund, right? And on an average, one like stock has an average P starting multiple of 60-70 times. I'm not saying don't participate, but realize that you can get killed at any point of time. कभी भी आप मर सकते हैं ऐसे सेक्टर्स में, because see जो हॉट सेक्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो लेवल में कितना एलोकेशन है उसको चेक करना बहुत जरूरी है. अगर आपने ये रीएडजस्टमेंट नहीं करी तो आपको ये बैठ के जरूर देखना चाहिए. देखिए, इक्विटी इन्वेस्टिंग में इफ यू सर्वाइव फॉर द लॉन्ग टर्म, एनीवेज यू विल डू वेल. बट इफ यू ट्राई टू बिकम ऋतिक रोशन, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट एंड अप बिकमिंग जावेद जफरी. क्योंकि प्रॉब्लम क्या आएगी? यू आर पेइंग टू हाई मल्टीपल्स, यू आर पेइंग यू गेटिंग इनटू हॉट थीम्स, and your entire portfolio is made out of hot themes. And if you don't have any exit strategy in place, what can happen is that you can get ruined. This is the market where you have to avoid ruin. See, if you survive for the long run, anyways ruin नहीं होएगा. एक और इंटरेस्टिंग चीज कि अगर आप देखते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यूएशन ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो कैप देखते हैं तो करंटली एक अनअट्रैक्टिव जोन के ऊपर अभी आ रखी है, राइट? इफ यू लुक एट इट, तो इट्स इन अ रियली अनअट्रैक्टिव जोन. तो बुल मार्केट्स में दिस इज अ फीचर की रिमेन्स इन अनअट्रैक्टिव जोन. सो दिस इज व्हाई लर्निंग अ सेलिंग स्ट्रेटजी बिकम्स इम्पोर्टेंट. तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत बड़ा हिंट भी दूंगा. देन एसएमई आईपीओस में देखते हैं. देखिए, एसएमई में कुछ एसएमई बॉटम्स अप अच्छा हो सकती है. जो लोग एसएमई रिसर्च कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू. यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क. यू आर गोइंग टू कंपनीज टू स्टडी देम. यू आर डूइंग ऑल द ग्राउंड वर्क. But for someone who's sitting at their home and sort of applying in SME IPOs and buying just SME IPOs on listing, and if you made your entire portfolio of SMEs, let's just think of the risk that you're taking. Is that again currently euphoria क्या है कि average retail participation in SME IPOs applications have gone to 2,19,000. तो यूजुअली जब ड्रॉडाउन आते हैं एसएमई इंडेक्स में तो 30-40% कोलैप्स बहुत स्विफ्ट होता है एंड लॉट ऑफ कंपनीज दे डोंट मेक अ कम बैक फ्रॉम देयर. तो दिस इज व्हाई एज अ रिटेल इन्वेस्टर यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल. एंड परसेंटेज वाइज कितना एलोकेशन है? देखिए, कोर सैटेलाइट अप्रोच बना के चलिए. कोर में अच्छी कंपनीज डालिए, सैटेलाइट में ये सब कीजिए, ताकि अगर कुछ बर्बादी हो तो कोर पोर्टफोलियो के अंदर इंपैक्ट ना आए, राइट? ताकि एटलीस्ट एलोकेशन या फिर मेजोरिटी ऑफ द नेटवर्थ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट ना आए. So this is the thing with the SMEs. थीमेटिक फंड्स का मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा था कि थीमेटिक फंड्स क्यों नहीं करने, बिकॉज करेंटली 14% ऑफ इंक्रीमेंटल मनी थीमेटिक फंड्स में जा रहे हैं, एनएफओज में जा रहे हैं. एंड ओवर 10 years द थीमेटिक फंड्स अंडर परफॉर्म, जैसे हमने पहले ही देखा. तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए करंट मार्केट एनवायरनमेंट में. सिंपल है. डूज में यार, डोंट स्टॉप योर एसआईपी को बरकरार रखिए, राइट? लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं तो करते रहिए. फ्लेक्सी कैप फंड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल. ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस वर्क्स. लाइक अगर आप एक कंपनी के लिए 20 की पी रेशियो दे रहे हैं तो एटलीस्ट इंश्योर दैट द कंपनी का 15% अर्निंग्स ग्रोथ है. 40 की पी रेशियो दे रहे हैं तो एटलीस्ट इंश्योर कंपनी की 25% की अर्निंग्स ग्रोथ है. 50 की पी रेशियो दे रहे हैं एटलीस्ट इंश्योर कंपनी की 30-35% की अर्निंग्स ग्रोथ है. 60 की पी रेशियो दे रहे हैं तो एटलीस्ट इंश्योर कंपनी की 40% अर्निंग्स ग्रोथ है, बट 2-3 साल 40% रहने वाली है. तो सिंपल है, 1.5 टाइम्स का पेग रेशियो होना चाहिए, पी रेशियो अपॉन ग्रोथ. हमारी पी रेशियो वाली वीडियो में आप देख सकते हैं. पार्टी इन फ्यू सेक्टर्स इज इन लास्ट स्टेजेस. स्टेज 3 टॉप्स लग रहे हैं काफी सारी डिफेंस कंपनीज में, रेलवे कंपनीज में. तो हो सकता है लेट स्टेज में वो पार्टीज, तो यू हैव टू बी अ बिट मोर केयरफुल. थिंक लॉन्ग टर्म. हो सकता है नियर टर्म में रिटर्न्स अच्छे ना हो नेक्स्ट 1-2 years के, तो यू हैव टू जनरली थिंक 5 to 7 years व्हेन यू थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी. सेलिंग इन हाईली वैल्यूड नेम्स इज ऑल्सो नॉट अ बैड स्ट्रेटेजी इन माई ओपिनियन. एंड फाइनली लुक फॉर सेक्टोरल रोटेशन, की सेक्टर्स में रोटेशन हो सकती है कि जिन सेक्टर्स ने नहीं पार्टिसिपेट करा वो सेक्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में देखा था. और डोंट्स में क्या नहीं करना, एनएफओज में लमसम्स नहीं डालने, स्पेशली सेक्टर फोकस्ड एनएफओज में.
एसएमई आईपीओज में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, नहीं आपको एप्लीकेशन मिल रहा, तो लिस्टिंग पे पागल नहीं होना, राइट? बिकॉज अगर 100-200 की पी पे लिस्टिंग हो रही है, सो यू डोंट हैव टू गो क्रेजी. यू मस्ट डू द हार्ड वर्क टू सॉर्ट ऑफ हैव दैट कन्विक्शन टू गो क्रेजी ऑन एन एसएमई इन एलोकेशन. यू कांट गो क्रेजी इन एन एसएमई ऑन एलोकेशन until you have done the hard work. Not having an exit framework is the biggest sin in this market. You cannot invest without having an exit framework. फॉरेंसिक एनालिसिस को यूज कीजिए. ट्विटर पे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, लाइक मुकेश का एक चैनल है, राइट? तो वो बहुत अच्छा पोस्ट करते हैं फॉरेंसिक एनालिसिस, राइट? डॉक्टर विजय मलिक काफी अच्छा पोस्ट करते हैं. बट अगेन बहुत ज्यादा फॉरेंसिक्स में मत चले जाना, कोई भी इन्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे फिर. मतलब यूज इट वेयर इट्स अ डील ब्रेकर, कि ये डील ब्रेकर है तो ये चीज नहीं कर सकता मैं. ऑल इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं जाना. इट्स एब्सोल्युटली क्लियर टू मी, बिकॉज अगर ऑल इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स चले गए, व्हाट कैन हैपन इज दैट अगर बहुत डीप ड्रॉडाउन आ गया तो योर सेविंग्स कैन गेट इम्पैक्टेड फॉर नेक्स्ट 4-5 years if you need that money in the medium term. And finally, not respecting sectoral rotation. Sectoral rotations are a fact of life. Sector rotation हमेशा होती ही होती है. तो ये चीज आपको याद रखना है कि sectoral rotation is something that you must always remember. कौन सी आपको मैं 2 वीडियो सजेस्ट करूंगा SYC देखने के लिए, जो आपका इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगी. तो आई विल जस्ट शेयर दीज 2 वीडियोस विद यू ओवर हियर, जस्ट दीज वीडियोस. कि आपको एक तो एग्जिट फ्रेमवर्क पे वीडियो देखनी है, दिस इज अ 2 months ओल्ड वीडियो. एंड आपको एक वीडियो देखनी है लाइक टेक्निकल एनालिसिस सिंप्लीफाइड, जिससे आपको एक और एग्जिट फ्रेमवर्क आ जाएगा. दीज 2 आर मस्ट वॉच वीडियोस ऑफ SOIC, जो आपको इस वीडियो को सप्लीमेंट करने के लिए करनी है. एंड फाइनली आपको हमारी एक पी रेशियो पे जो वीडियो आई थी, इसको भी जरूर देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट इज PEG रेशियो. विद दिस आई विल गो टुवर्ड्स अ कंक्लूजन. होपफुली आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट में आज रिस्क रिवॉर्ड के अंदर क्या चल रहा है. सो इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, आज भी हम देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट्स इवन दो स्लाइटली अबव एवरेज वैल्यूएशंस पे चल रही हैं, बट व्हाई इट डजंट मेक सेंस टू स्टे आउट ऑफ मार्केट्स इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड कैसे कुछ बॉटम्स अप सेक्टर्स में अभी भी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, एंड कैसे गवर्नमेंट केपेक्स लेड सेक्टर्स के अंदर कहीं जगह स्लो डाउन भी है, पर कहीं जगह बहुत अबनॉर्मल अर्निंग्स भी आ सकती है, जैसे हमने बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ देखा. और भी हमने ये देखा कि डिफरेंट सेक्टर्स की वैल्यूएशंस में क्या चल रहा है, डिफरेंट सेक्टर के इस टाइम पे टेक्निकल्स कैसे दिख रहे हैं, एंड किन बिजनेसेस ने अर्निंग्स का सरप्राइज दिया और कौन से सेक्टर्स में अब नॉर्मल पैट ग्रोथ आ रही है इस टाइम पे. एंड साथ साथ ब्रॉड मार्केट का हमने एक बारी वैल्यूएशंस देखे. तो जो चार्टिंग का जो स्क्रीन है विच वी हैव ऑलरेडी मेड फॉर यू, दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो यू कैन यूज दिस डैशबोर्ड टू चेक द मार्केट ब्रेथ एनालिसिस. एंड साथ साथ जो भी हमने टूल्स इस वीडियो में यूज करे, सारे के सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, एंड यू कैन यूज दीज टूल्स टू डेवलप एन इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क वेन एवर यू आर एनालाइजिंग वेयर वी आर स्टैंडिंग इन द मार्केट साइकिल्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC. जय हिंद.